Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. यूक्लिडियन रिंग्स के चैप्टर की आज हम लास्ट थ्योरम कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद एक लास्ट वीडियो और आएगी जिसके अंदर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक दो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे। तो लास्ट थ्योरम कहती है लेट आर बी अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन विच इज़ नॉट अ फील्ड। मतलब हमें एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दी है जो फील्ड नहीं है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए फील्ड नहीं होने का मतलब क्या होता है। देखो फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। ठीक है, एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को फील्ड कहते हैं। और डिवीजन रिंग का क्या मतलब होता है, जो अपने किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप बनाता हो। फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आप पीछे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने जस्ट रिपीट करवा दिया। फील्ड का क्या मतलब होता है, एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होती है और डिवीजन रिंग का मतलब होता है जो अपने नॉन जीरो एलिमेंट्स के साथ में फॉर्म करता हो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके। फिर देन एन आइडियल एस विच इज जनरेटेड बाय ए नॉट इज अ मैक्सिमल आइडियल। अब कहता है इसकी आर की एक आइडियल है एस जो ए नोट से जनरेट हो रही है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ऐसा कब होगा कि एस मैक्सिमल हो जाए, जब ए नोट इररिड्यूसिबल हो। लास्ट वीडियो में मैंने इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलो अब हम आते हैं इसके प्रूफ पे। हमारे पास एक एस है जो ए नोट से जनरेट हो रहा है और ये हमारी मैक्सिमल आइडियल है। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, दैट मीन्स पहले हम लेट करेंगे कि एस हमारी मैक्सिमल आइडियल है और प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है। ये तीन पॉइंट्स किस चीज़ के लिए शो करने हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा और इसको इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्रूफ करने के लिए हमें ए नोट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। ए नोट यूनिट नहीं होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन। एंड ए नोट के पास कोई भी प्रॉपर फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। प्रॉपर फैक्टर्स नहीं होने चाहिए का क्या मतलब होता है कि अगर मैं अपने इस ए नोट को अगर मैं अपने इस ए नोट को किसी बी सी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, देन या तो ये मेरा बी यूनिट होगा या फिर सी यूनिट होगा। मतलब इनमें से कोई एक एलिमेंट यूनिट होगा। ठीक है, क्या मतलब होता है ए नोट हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर्स का, दैट मीन्स कि अगर मेरा जब भी मैं ए नोट को इस फॉर्म में लिखूंगी तो या तो बी यूनिट होगा या फिर सी यूनिट होगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने सपोज किया कि मेरा ए नोट जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब कहता है क्योंकि थ्योरम में ही इसने जैसे ये मेंशन किया था, यहाँ पे देखो कि हमारी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन फील्ड नहीं है। ठीक है, तो अब यही वाली बात बोल रहा है कि आर जो है वो हमारा फील्ड नहीं है। इसका मतलब मेरे पास एक ऐसा बी होगा आर में जो नॉन ज़ीरो होगा प्लस उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि जो फील्ड होता है वो क्या करता है, अपने नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट्स होते हैं इसके, वो ग्रुप फॉर्मेशन करता है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन के अंडर। समझ लो, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनाएगा, इट मीन्स उसके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये थोड़ा बहुत आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में अगर पता हो और थोड़ा सा अगर आपको फील्ड का कंसेप्ट पता हो तो ये थ्योरम आप इजीली कर सकते हो। बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से पीछे वाला भी थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि बी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब
हमने क्या कहा, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैंने लिया कोई एक टी, ये टी हमने लिया है कोई दूसरा आइडियल हमारे आर का। टी जो है वो हमारी एक आइडियल है आर की, ठीक है। और क्योंकि ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की एक आइडियल है तो ये किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगी, वो हमने मान लिया है बी। यानी कि मेरे पास एक ऐसा आइडियल है टी जो किसी एलिमेंट बी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ए नोट हमारा क्या था, 0 था, ठीक है। और एस जो है वो ए नोट से जनरेट होगा क्योंकि ए नोट हमारे आइडियल का ही एलिमेंट है। अब इतनी बात तो अंडरस्टूड है सभी को कि जीरो जो जनरेटर होगा वो किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का सबसेट ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले भी पिछली थ्योरम्स में भी एक कंसेप्ट बताया था कि जो स्मॉल मेंबर होता है ना उसका जो जनरेटर होता है वो सबसेट होता है बड़े वाले मेंबर का। ये क्यों होता है इसका रीज़न मैंने दिया था, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। लाइक मेरे पास अगर कोई सेट था, जैसे ये था 2 4 6, ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये वाला सेट लिया था। और मैंने कहा था कि अगर मैं इसको 2 से जनरेटर की बात करूँ तो इसमें 2 आएगा, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं यही 4 को जनरेटर लेके चलूँ तो क्या आएगा, 4 1 4, 4 2 8, 12 और 16, और फिर इस टाइप से चलेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि वो एलिमेंट्स जो 4 के जनरेटर में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स 2 के जनरेटर में एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स कि ये जो मेरा 2 है उसका एक सबसेट है 4, तो छोटे वाले का वो सबसेट निकलता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और 0 जनरेटर का क्या मतलब था, हमारा S, ठीक है। तो S इज अ सबसेट इक्वल टू T, सबसेट इक्वल टू R। यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्या चल रहा है क्या नहीं, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखो, कहता है लेकिन ये जो मेरा T है वो S के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि S जो है वो 0 है, एम्प्टी वाला सेट है, मतलब इसके अंदर एक ही ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और T में हमने जो ये B लिया है वो तो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा B एग्जिस्ट कर रहा है T के अंदर जो 0 नहीं है, इसलिए हम T को S के इक्वल नहीं ले सकते। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया कि ये T S के इक्वल तो नहीं होगा, मतलब अब हमें ये वाला पार्ट देखना है। ऑल्सो T इज़ नॉट इक्वल टू R, ये R के भी इक्वल नहीं होगा। इसके लिए हमने क्या कहा कि ये जो मेरा 1 है, 1 क्योंकि मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और वो हमारे रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है प्रिंसिपल आइडियल में, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लेकिन 1 T में भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये इसका सबसेट। अगर हम ये कब बात कर रहे हैं कि 1 इसमें एग्जिस्ट करता है तो 1 इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। सिंस अगर 1 T में आ जाता है तो इसका मतलब T किससे जनरेट हो रहा था, B में, और मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। जनरेटर का क्या मतलब होता है कि इसका कोई मल्टीपल करेंगे जब हमारे पास 1 आएगा, मतलब B पे किसी को मल्टीप्लाई करूँगी, कोई मल्टीपल जाने के बाद 1 आ जाए। अब यूनिट की डेफिनेशन से पढ़ोगे तो अगर मेरे पास किसी एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो रिजल्ट 1 बन जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो इन्वर्टिबल है, और क्या लिखोगे कि जो मेरा B हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, यूनिट। बात क्लियर हुई। हमें दिखाना क्या था कि A नोट जो है वो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ये हमारी जो हमने लेके चले थे कंसेप्ट को उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये इन्वर्टिबल हो जाएगी। तो इसका मतलब कि A नोट इज इक्वल टू 0 वाला जो कंसेप्ट था हमने जो लेट किया है, सपोज किया है, वो गलत हो गया क्योंकि ये तो हमारी पूरी सपोजिशन का कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। अब देखो, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगर A नोट 0, मतलब कि A नोट इज इक्वल टू 0 लेने पर हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इट मीन्स जो हमने ये लेट किया था, सपोज किया था, ये वाला ये गलत है, यानी कि A नोट 0 नहीं है। क्लियर हुई बात। आगे देखो, अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारा A नोट है वो यूनिट है।
देखो मैं अब आपको एक बात बताती हूँ। ये देखो, फर्स्ट क्या क्लियर करना था कि हमारा ए नोट 0 नहीं होगा। इसको दिखाने के लिए मैं लेके चली कि ए नोट 0 है, ठीक है। और फिर हमने कंटिन्यू करके ये प्रूव कर दिया कि ए नोट 0 नहीं होगा, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरे में क्या था, हमें प्रूव करना है कि ए नोट यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा लेके चल रहे हैं, फिर से उल्टा लेके चल रहे हैं कि ए नोट क्या है, यूनिट है। तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो मैंने लेट किया कि ये जो मेरा ए नोट है वो यूनिट है, उल्टा लेके चल रहे हैं। अगर ए नोट यूनिट है इट मीन्स ए नोट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ए नोट इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। यूनिट है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से जब हम ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, 1। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, बातें क्लियर है सारी, ओके। अब देखो ए नोट हमारे एस का एलिमेंट है और ए नोट का इनवर्स हमारी रिंग का एक एलिमेंट है। क्योंकि ए नोट हमने एस का एलिमेंट लेके चल रहे हैं ना, सारा कुछ तो इसी पे है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि एस इज अ, एस का जो ए नोट है वो जनरेटर है, इट मीन्स ये इसका एलिमेंट है और उसका इनवर्स हमारी रिंग में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एस क्या है, आइडियल ही तो है। और अब क्योंकि एस मेरी आइडियल है तो आइडियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरा कोई एक एलिमेंट एस में से है और कोई आर है जो आर में से है तो ए आर भी किस में जाएगा, एस में जाएगा। तो इट मीन्स इन दोनों का ये जो ऑपरेटेड एलिमेंट बनेगा ए नोट और ए नोट का इनवर्स, यहाँ पे ए नोट का इनवर्स आएगा, ये मेरा क्या रहेगा, एस में जाएगा। अब ए नोट ए इनवर्स क्या था, 1 था, इट मीन्स 1 किस में चला गया, एस में। अगर 1 एस में चला गया उसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा ये जो एस है वो आर ही है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, एस को उसका आइडियल लेके चल रहे हैं। और हमारे पास क्या था कि एस जो है वो हमारी मैक्सिमल आइडियल थी। मैक्सिमल आइडियल होने का मतलब क्या हुआ कि ये आर के इक्वल नहीं हो सकती। एक बार मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये आर के इक्वल नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स कि ये जो हमारा ए नोट था वो यूनिट नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी हमारी प्रूफ होगी। हम उल्टा लेके चल रहे थे कि ए नोट यूनिट है, फिर हमने ये सारा कुछ किया और बताया कि ए नोट यूनिट नहीं होगा। तो जो हमने प्रूफ करना था उसका जो ये सेकंड पार्ट था कि ए नोट इज़ नॉट अ यूनिट, ये प्रूफ हो चुका है। अब हमें लास्ट वाला कंसेप्ट लेके चलना है कि ए नोट हैज़ नो प्रॉपर फैक्टर्स। उसका क्या मतलब था कि अगर मेरा ए नोट इज इक्वल टू बी सी है तो या तो बी यूनिट होगा या फिर सी यूनिट होगा, ये वाला पार्ट करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके अब हमने लेट किया, फाइनली का मतलब मैंने इसलिए लिखा है ओनली बिकॉज ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये प्रूव करने के लिए कि ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा, ठीक है। अब हमने लेट किया कि हमारा ए नोट सम बी सी के इक्वल है, जहाँ पे ये बी और सी हमारे आर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एस हमारी मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। तो हम कोई एक और टी हमने इसकी एक आइडियल मान ली है टी, जहाँ पे एस इज अ सबसेट इक्वल टू टी। आइदर टी जो है वो एस के इक्वल होगा या फिर ये टी आर के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एस क्या है, मैक्सिमल है। मैक्सिमल होने का मतलब क्या हुआ कि ये एस हमारी आर नहीं हो सकती, और आर की जितनी भी आइडियल हैं उन सब में से ये मेरा एस सबसे बड़ा है। और अगर इसकी कोई एक और आइडियल होगी तो वो या तो ये एस ही होगी या फिर वो कोई आर होगी। समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हमने लेट किया कि ये जो मेरा टी है वो किसी बी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब दो कंडीशंस थी कि या तो टी एस होगा या फिर टी आर होगा, तो हम एक एक करके दोनों पे बात करते हैं। पहले मैंने कहा कि ये जो मेरा टी है वो और कुछ नहीं है, वो एस ही है। अगर ऐसा है तो ये जो मेरा बी था ये एस में भी होगा, ठीक है। यानी कि ये जो बी है वो ए नोट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि ए नोट से जनरेट हो रही है।
ए नोट की फॉर्म में हमने लिखा, यानी कि ए नोट के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो मेरा एम होगा वो हमारी रिंग का एक एलिमेंट होगा। ये आप डाल देना ब्रैकेट में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर ये कंसेप्ट बहुत बार हो चुका है कि अगर कोई जनरेटर होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि हम उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, कि अगर बी एस का एक एलिमेंट है तो हम इस बी को ए नोट के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ए नोट इज इक्वल टू बी सी, और इक्वेशन नंबर 2 बी इज इक्वल टू एम ए नोट। इन दोनों को कंबाइन किया है। ठीक है, ए नोट इज इक्वल टू क्या था? बी सी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए नोट इज इक्वल टू क्या था? बी और सी। यहाँ से बी की मैंने वैल्यू उठाई एम ए नोट और वो इसमें पुट कर दी। ठीक है, ए नोट इज इक्वल टू एम ए नोट सी। उसके बाद ये इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, इक्वल में 0 चल रहा है। फिर वही सारा कंसेप्ट, ए नोट बाहर निकाल लिया, अंदर ये है। अब क्योंकि ए नोट हमारा क्या था? 0 नहीं था। ये हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर दिया था कि ए नोट 0 नहीं है। ए नोट 0 नहीं है तो ये वाला पार्ट 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो एम सी इज इक्वल टू 1। अब यूनिट्स की डेफिनेशन पे जाओगे तो हमारे इस सी के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि उससे ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट 1 बन रहा है, दैट मीन्स वो यूनिट होगा। समझ गए? थर्ड पार्ट में क्या दिखाना था कि अगर मेरा ए नोट इज इक्वल टू बी सी है तो या तो बी यूनिट होगा या सी यूनिट होगा, और हमने दिखा दिया कि सी यूनिट है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक? तो हमने तीनों चीज़ें दिखा दी। अब देखो, ये तो बात थी अगर टी एस के इक्वल हो। अगर मेरा ये टी आर के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? चलो, अगर मेरा टी आर के इक्वल हुआ तो इसका मतलब अब 1 आर में एग्जिस्ट करता है, 1 जो है वो टी में भी होगा। अगर ये इक्वल होंगे तो ये टी में भी आएगा। इट मीन्स ये बी के उसमें हम लिख सकते हैं, यानी बी के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अब ध्यान से पढ़ोगे तो वही है, हमारे इस बी के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि उससे ऑपरेट करने के बाद हमारा रिजल्ट 1 बन रहा है, दैट मीन्स वो यूनिट होगा। अब 10 हम कह सकते हैं कि हमारा ए नोट जो था वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। थर्ड पार्ट क्लियर हुआ? थर्ड पार्ट में क्या था कि ए नोट अगर इज इक्वल टू बी सी है तो या तो बी यूनिट होगा या सी यूनिट होगा। ओके, मैं हर चीज़ को रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से वो बैठ जाए बात। और ऑलमोस्ट मैंने हर डेफिनेशन को हर वीडियो में रिपीट किया है ताकि आपको अलग से याद ना करना पड़े। 2-4 बार सुनोगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कन्वर्स पार्ट पे। हमने सबसे पहले मैक्सिमल लिया था और इररिड्यूसिबल प्रूफ किया था। इस बार हम इररिड्यूसिबल लेंगे और प्रूफ क्या करना है कि ये एस मैक्सिमल होगा। ठीक है, तो लेट किया कि ए नोट एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है सच दैट कि हमारा एस इससे जनरेट हो रहा है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो एस है वो मैक्सिमल होगा। जब भी ऐसी चीज़ होती है तो हम कोई एक दूसरा लेके चलते हैं कि ये मैक्सिमल होगा, और फिर हम फर्दर कंटिन्यू करके दिखा देते हैं कि नहीं, ये तो यही एलिमेंट्स हैं, मतलब सेम आ रहे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ रहा है? चलो अब देखो, ए नोट क्या है? हमारा एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। ठीक है, तो इज़ नॉट अ यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट क्यों नहीं होगा? पीछे जाओगे, थोड़ा सा रिवाइंड करोगे, देखना सेकंड पार्ट जो था उसमें हमने यही प्रूव किया था कि ए नॉट इज़ नॉट अ यूनिट, ये यूनिट नहीं होगा। तो अगर ये यूनिट नहीं होगा इट मीन्स ये हमारा एस आर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, हमने लेट किया कि मेरे पास कोई एक और टी है जो इस आर की आइडियल है, और एस को हमने उसका एक सबसेट मान लिया। ठीक है, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इस टी को मैक्सिमल लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि इससे छोटी है ये वाली, समझ गए? अब कहते हैं कि आर हमारी एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, अगर ऐसा है तो हमारे ये जो टी है वो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, और वो किससे जनरेट हो रहा है? मैंने मान लिया वो किसी एलिमेंट बी से जनरेट हो रहा है। क्लियर है?
इट मीन्स ये जो मेरा बी है वो रिंग का भी एलिमेंट है, और ये बी एस में नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि एस जो है वो सबसेट है टी का। अगर टी वाले एलिमेंट्स एस में भी आ गए तो ये तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हमें नहीं लेना, हमें क्या लेना है, सबसेट लेना है। क्लियर हुआ? ओके, आगे देखो, एस जो था, एस इज सबसेट इक्वल टू टी था, तो ए नोट इज सबसेट इक्वल टू बी, बी आ जाएगा, क्योंकि एस ए नोट से जनरेट हो रहा है और जो टी है वो बी से जनरेट हो रहा है। बात क्लियर है? अब अगर ये सबसेट है तो इसका मतलब हम इस वाले के फॉर्म में, मल्टीपल्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ए नोट इज इक्वल टू एम बी, जो यहाँ पे एम आर का एक एलिमेंट है। ठीक है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस थोड़ा सा आपको देखने का तरीका सही करना है। अगर आपको ग्रुप्स एंड रिंग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थ्योरम्स को प्रूव करना है ना, तो सिंपल सी चीज़ अपने दिमाग में ना डेफिनेशंस को अच्छे से बिठा लो कि अगर मुझे इररिड्यूसिबल दे रखा है तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मैक्सिमल प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या दिखाना पड़ेगा। बस इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, सिंस ए नॉट इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट, वो इररिड्यूसिबल है, देयरफॉर आइदर एम इज यूनिट और बी इज अ यूनिट। कंसेप्ट क्या था कि अगर हम ए नोट इज इक्वल टू एम बी इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो या तो मेरा एम यूनिट होगा या फिर बी यूनिट होगा। यही बात यहाँ लिखी है कि या तो एम यूनिट होगा या बी यूनिट होगा। अगर मेरा एम यूनिट हुआ, ठीक है, तो एम का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये देखो, अगर मेरा एम यूनिट है तो एम इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एम इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स कि ये जो मेरा बी था, ये जो बी है, ये मैं आपको करके बताती हूँ कैसे लिखा है मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रखा है। देखो, मेरे पास था ए नोट इज इक्वल टू एम बी। ठीक है, अगर एम यूनिट है तो एम इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात समझ आ गई? अगर एम यूनिट है तो एम इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अब देखो, इस पूरे को मैंने एम इन्वर्स से ऑपरेट किया, यानी कि एम इन्वर्स ए नोट और एम इन्वर्स एम बी दोनों साइड ऑपरेट कर दिया। अब एम इन्वर्स एम क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी इनटू बी, और आइडेंटिटी के साथ जब भी कुछ ऑपरेट होता है तो वो एलिमेंट बन जाता है, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एम इन्वर्स ए नॉट। यही वाली बात को सीधा यहाँ पे लिख रखा है। देखो, ये देखो, एम इन्वर्स ए नॉट। क्लियर है? अब देखो, अब एम इन्वर्स ए नोट एस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए नोट एस का एलिमेंट था और ए नोट के सारे मल्टीपल्स भी किस में जाएंगे, एस में। मल्टीपल्स क्यों जाएंगे? क्योंकि एस ए नोट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, जनरेट हो रहा है तो सारे मल्टीपल्स एस में चले जाएंगे। इसका मतलब तो हमारा बी भी एस में चला गया, क्योंकि अगर ये एस में जा रहा है और ये दोनों इक्वल हैं तो बी एस में चला गया, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो टी एस के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता। दस वी आर लेफ्ट विद द ओनली चॉइस, हमारे पास एक ही चॉइस बची है कि ये जो हमारा बी होगा वो यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एम, दो बात थी ना कि या तो एम यूनिट होगा या बी यूनिट होगा, लेकिन एम अगर हमने यूनिट लिया तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट मीन्स हमारा बी यूनिट होगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है कि बी जो है वो हमारी यूनिट है। अगर बी यूनिट है तो टी जो है वो बी से जनरेट हो रहा है, इट मीन्स ये जो हमारा टी है वो आर के ही इक्वल है, और अगर ये आर के इक्वल आ गया दैट मीन्स कि जो हमारा एस है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। क्लियर हुई बात? हमने क्या लिया था कि हमने एक और आइडियल टी ले ली थी और कहा कि ये मैक्सिमल है, कहा था ऐसा कि ये मैक्सिमल है, और एंड में हमें पता चला कि ये टी तो आर के ही इक्वल है, और अगर ये आर के इक्वल है तो ये तो मैक्सिमल नहीं हो सकती, इट मीन्स एस ही मैक्सिमल आइडियल होगी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इररिड्यूसिबल एलिमेंट से रिलेटेड ये दो थ्योरम्स थी, जिसमें से ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे पिछली थी, क्योंकि वो ज़्यादा बार क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है, हालांकि उतना ही चांसेस इसके भी हैं। आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि बस डेफिनेशंस पता होनी चाहिए आपको हर चीज़ की कि क्या पूछ रखा है और क्या बता रखा है।
ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसी के साथ अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, जैसे लाइटनिंग की, वॉइस की, या किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वो भी बता सकते हो। और अब इस चैप्टर से रिलेटेड सारा काम हो चुका है, सिर्फ कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो हो चुका है, वो आप खुद भी कर सकते हो, बट एक दो हैं जो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन पर एक लास्ट वीडियो में डाल दूंगी। और ये चैप्टर अब मेरी तरफ से कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ।